हेलो स्टूडेंट्स, रेहान फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो और सेकंड लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने वहां पर बात किया था रिगार्डिंग डेंसिटी के बारे में। आइए देखिए जरा एक बार फिर से फॉर्मूला मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। डेंसिटी बराबर हमने क्या लिखा था, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो मास और अपॉन में वॉल्यूम बोला था। अगर आपको दोबारा रिकॉल करना है तो, और मास किसका होता है, जो भी एटम्स आपका प्रेजेंट होता है किसी भी एक यूनिट सेल में, और एटम्स कितना प्रेजेंट है तो उसके लिए हमने नंबर का क्या डाला है, यहाँ पे z डाला है। एंड इसको आपको किससे गुना करना है, इसको आपको गुना करना है एक एटम के मास से, और वो हमने आपको सिखाया था कि वह किसके इक्वल होता है, m और अपॉन में na। m जिसका मतलब होता है मोलर मास और na जिसका मतलब होता है एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर। डन। और इसी को आपने भाग किया था उसी क्यूब के वॉल्यूम से, आयतन से, जो कि कितने के बराबर होता है, आपके ए क्यूब के बराबर होता है। देन फाइनली आपका फॉर्मूला बना था z और इनटू क्या करते हो आप m, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास ए क्यूब, और इनटू कितना हो जाएगा आपके पास n। होगा ना, सही है। आता है हमने आपको जस्ट लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल कराया था अपने मन से, जो कि जेई पर्सपेक्ट के लिए था आपका, क्योंकि आपने डेटा देखा था, डेटा काफी ही सिंपल वहां पर था एंड आंसर्स हमारे काफी क्लोज टू इंटीग्रल टाइप का आ रहा था, मतलब एक बिल्कुल पूर्ण संख्या आपके पास वहां पे आ रही है। डन। लेकिन अगर हम बात करें जरा आपके एनसीईआरटी के सवाल के बारे में, तो यहाँ का डेटा थोड़ा गंदा है। थोड़ा गंदा है कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये तो ना चाहते हुए भी एक कड़वा सच है जिसको आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इस कैलकुलेशन के करने से फायदे क्या होंगे, आपके जो भी कल की डेट में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, बैंक का या पीयू का या फिर किसी भी चीज का, रेलवे वगैरह का, हर जगह ही आपको ये कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन है, जो रीजनिंग मोस्टली पोर्शन बनता है, उस पोर्शन में आपको ये वाला डेटा काम में आ जाएगा, या फिर ये जो कैलकुलेशन अभी आप सीखने जा रहे हो वो चीजें आपके काम में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा तो देखो मन तो मारना पड़ेगा अपने को। 4 चैप्टर है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं, अपने को उस पर काम करना पड़ेगा। आज ये जरा, आज हम कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हैं। एंड आपको हमने लास्ट टाइम होमवर्क भी दिया था कि आपको एनसीईआरटी के ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो कि शॉर्ट एग्जांपल है। अभी हम इंटेक्स्ट पर नहीं आ रहे, अभी हम बस केवल और केवल शॉर्ट एग्जांपल की ही बातें कर रहे हैं। डन। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटेक्स्ट एग्जांपल से। आप चाहो तो लाइक अपने एनसीईआरटी को साथ में खोल भी लो, जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन आपके हर किसी के पास होगा। सो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन को लिखने में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो लंबा बन जाएगा तो आप लोग भी थोड़े बोर ही फील करोगे ना। इसलिए ही हम क्वेश्चन लिखने का पार्ट तो यहाँ पे रहने देते हैं, बट आप लोग अपने नोटबुक में जहां भी आप नोट कर रहे हो, वीडियो को पहले पॉज करते हुए क्वेश्चन पहले लिखने का। डन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन की बात करें, हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 1.3 का। किसकी बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1.3 का, जो कि डेंसिटी रिगार्डिंग में। सबकी बुक में वही होगा, पेज नंबर भले अलग हो सकता है, इसलिए हम आपको पेज नंबर नहीं बता रहे, बट हाँ एग्जाम्पल नंबर 1.3 पहले देखते हैं हम लोग। इसके जस्ट बाद हम एग्जाम्पल नंबर 1.4 भी देखेंगे एंड एग्जाम्पल नंबर 1.5 भी करेंगे, जो कि आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। डन। क्योंकि ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए मेरे को यहाँ पे कराना पड़ रहा है। इसके अलावा और कोई दूसरा रीजन नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। चाहे वो आप मैथ्स की कह लो, चाहे वो आप केमिस्ट्री की कह लो, चाहे वो आप फिजिक्स की कह लो। फिजिक्स का तो बहुत ही सुंदर होता है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। डन। तो चलिए जरा एक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, साथ ही साथ में आप भी एनसीईआरटी निकाल लें एंड क्वेश्चन को रीड करते चले। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है आपका यहाँ पे लिखा है एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक एलिमेंट, एक बार तो पहले क्वेश्चन देखो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं उसी तरीके से आप भी पढ़ने का अप्रोच रखना। बोला क्या जा रहा है, पहले तो एक बार हम कंप्लीटली क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डन। चलिए बोल क्या रहा है आपको, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर विद हैविंग एज लेंथ दे रखा है आपके पास 288 पिकोमीटर। कितना दे रखा है, 288 पिकोमीटर। फिर डेंसिटी का डेटा आपको दे रखा है, कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड लास्टली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 208 ग्राम में, मतलब उस एक एलिमेंट का जब आपके पास 208 ग्राम होगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, इसके बारे में आपसे बात किया। डन। आपको दो डेटा दे रखा है
एक एज का लेंथ दे रखा है, दूसरा डेंसिटी दे रखा है, तीसरा आपसे बोला जा रहा है कि जब आपके पास 208 ग्राम होगा, 200 ग्राम समझते हो ना, इतना सा हो जाएगा 200 ग्राम लगभग, जब आपके पास उस एक अननोन एलिमेंट का 208 ग्राम होगा, उसमें कितने ऐसे एटम्स पाए जाएंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जहां आपको बता रखा है कि वह एलिमेंट आपका बीसीसी लैटिस फॉर्म कर रहा है। कौन सा लैटिस फॉर्म कर रहा है? बीसीसी लैटिस फॉर्म कर रहा है। डर। अब सर ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे से हम डेटा को यहाँ पर यूटिलाइज कर, कैसे से हम यूज करेंगे डेटा को। देखो इन क्वेश्चंस को तो आप बिल्कुल कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, जिसको बस बीसीसी का सिंपल मतलब पता होगा। डन। आपको डेंसिटी दे रखा है, अगला आपको मास दे रखा है, इसीलिए जब भी हमने आपको फॉर्मूला लिखा है तो बहुत बेसिक सी चीजें हमने आपको बताई कि लाइक डेंसिटी बराबर, ये कभी मत भूलो आप, मास और अपॉन में वॉल्यूम होता है। ये सवाल तो यहीं से खत्म हो जाएगा, जो आपने नया वाला फॉर्मूला पढ़ा है उसको लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। डना, करें स्टार्ट इस सवाल को। चलिए कैसे लिखते हैं इन सवाल को, एनसीईआरटी ने भी कुछ लिखा है, बट उससे पहले हमें सबसे पहले लिखना चाहिए सवाल में इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट। ये हमने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि आप बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो आपको लिखने की आदत बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सही है, चाहे वो आप रफ में भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, स्टेप्स तो आप पूरे लिखो यार, क्योंकि उससे आपका स्पीड बढ़ेगा नॉर्मल आपके बोर्ड के एग्जाम में। डन। चलिए वैसे तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता ही चलूंगा कि किस तरीके से अपने को करना है, क्या क्या दे रखे हैं, एक बार फिर से लिख लेते हैं। और लैटिस कौन सा दे रखा है? आपको दे रखा है बीसीसी लैटिस दे रखा है। चलिए सबसे पहले तो हमने आपको लैटिस का इंफॉर्मेशन दे दिया कि बीसीसी लैटिस है आपके पास। दूसरा आपको दे रखा है एज का लेंथ दे रखा है। अब साइड का लेंथ कौन से सिंबल से आप रिप्रेजेंट करते हो? ए से। और ये कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है 288 और आगे क्या दे रखा है? पिकोमीटर। कितना दे रखा है? 288 पिकोमीटर। डन। चलिए अगला आपको डेटा दे रखा है डेंसिटी का। अगला डेटा किसका दे रखा है? डेंसिटी का, और जो कि किसके इक्वल है? जो कि इक्वल है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों लास्ट टाइम पे हमने आपको बताया था कि डेंसिटी इसी यूनिट में ही अपने को निकालना होता है। डन यहां तक आए। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मास आपके पास 208 ग्राम होगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? फिर से सवाल सुन लीजिए। अगर इस डेटा के लिए अगर हमारे पास वो सॉलिड 208 ग्राम है तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये पूछा जा रहा है। पहले तो एक और डेटा आपको दे रखा है। किसका डेटा दे रखा है? मास का डेटा दे रखा है। और मास कितना दे रखा है बच्चों आपको? वह दे रखा है 208 ग्राम। ये तो हमने आपको बता दिया इट इज गिवन दैट कि क्या आपको दे रखा है। अगला लाइन क्या लिखना होता है बच्चों हम लोगों को? अगला लाइन लिखना होता है वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स present in 208 ग्राम एलिमेंट। उस एलिमेंट के जब 208 ग्राम होंगे तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है ये अपने को पूछा जा रहा है। दो बातें तो आप बड़े आराम से सवाल से मैथमेटिकल जितना डेटा है सबको तो यूं निकाल के आप रख लो। ये तो सबसे पहला काम है। आपको भले क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा हो, एक नंबर या आधे नंबर लाइक तो आपने काम यही कर दिया। डन। अब चलिए सोचना स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। कैसे इसको कंप्लीट किया जाए? सबसे पहले तो आप क्या सोचोगे? आप सोचो कि लाइक अगर बीसीसी लैटिस है, साइड का लेंथ आपको दे रखा है, तो आप क्या कर लो, आप सबसे पहले एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लो। मैं आपको पूरा सवाल बता दूंगा, समझ में आ जाएगा कि क्यों यूनिट सेल में निकालना है। आप क्या निकाल ले? आप निकाल ले एक यूनिट सेल का वॉल्यूम। क्या निकाल लो? एक यूनिट सेल का पहले वॉल्यूम निकालो। करें जरा कोशिश, निकाले एक यूनिट सेल का वॉल्यूम। बताएं जरा, आगे आप नाउ लिख करके चीजों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना आएगा ये बताएं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब भी ना बोले आप तो यूनिट सेल बोलो, ज्यादा बेहतर है। वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल कितना होता है? सब जानते हैं कि वो किसके इक्वल होता है? आपके ए क्यूब के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ए क्यूब के इक्वल होता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, जहां आप ए लिख रहे हो पहले ही, चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर लो? इसको भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। बता था कैसे करते हैं भैया सेंटीमीटर में कन्वर्ट? सर कुछ मत कीजिए, ये जो भी आपका पिकोमीटर लिखा है इसकी जगह पर आप 10 की पावर -12 और आगे क्या लगा दें? आप आगे लगा दें मीटर। हो जाएगा ना। और आपको पता है
1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में आपके पास सर जी होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। अब 100 का मतलब क्या होता है बच्चों? 100 का मतलब तो 10 की पावर 2 होता है ना। अब अगेन देखिए कि आपका बेस सेम है, आपका आधार सेम है, समान है, तो घातांक क्या हो जाएगा? अगर चीजें गुना में है तो जुड़ जाएगा ना। तो आपका ए कितना आ गया अल्टीमेटली? ये तो डेटा आप यहीं कवर कर लो कि इसको 10 की पावर माइनस का 10 और आगे क्या लगा दो? सीएम लगा दो, सेंटीमीटर लगा दो। अब आपको क्या करना है? इसका ही क्या लेकर के करना है? आपको क्यूब करना है। क्या करना है? इसका क्यूब करना है। आए जरा यहाँ पर क्यूब करते हैं। कितना हो जाएगा? 288 10 की पावर माइनस के 10 और आगे लिखिए सेंटीमीटर, और इसका ही आपको क्या करना है? क्यूब करना है। डन करना है इसका क्यूब। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं एक साइड से इसका क्यूब करना। सीधी सी बात है, इधर 288 का भी क्यूब होगा और उसके अलावा इसका भी क्यूब होगा, मतलब तीनों चीजों का क्यूब आपका होगा, मतलब और सेंटीमीटर का भी आपका क्यूब होगा। करें साइड से स्टार्ट करते हैं। कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? यह आ जाएगा आपके पास 288 का क्या लिख दो यहाँ पे? क्यूब। और 10 की पावर माइनस 10 का जब आप क्यूब करोगे, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि a की पावर m की पावर n जब कभी होता है तो a की पावर mn के बराबर होता है, और ये 10 की पावर माइनस का 30 हो जाएगा और आगे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं जरा, अब इस 288 के क्यूब को फर्दर आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? देखो वीडियो तो थोड़ा लंबा चला जाएगा ऐसे गुना करने से, फिर भी एक काम कर लेते हैं। पहला टर्म में तो हम आपको गुना करके दिखाई देते हैं, कुछ नहीं करना। देखो ये आपको करना पड़ेगा बच्चों, ये मजबूरी है आपको कि ऐसे आपको क्यूब करने ही पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा यार। डना, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आप समझ लो यार, मजबूरी है, इसको करना ही पड़ेगा। चलो 88 कितना हो जाएगा आपके पास? 88 हो जाएगा आपका 64। फिर से 88 आपका कितना हो जाएगा? आपका 64। 64 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 70। 8 दूनी 16 और 6 7 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 23। डन। अगेन 8 है तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करो, आप यहाँ पर फिर से यही लिख दो। अब यहाँ पर 2 मरतबे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। फिर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 और 1 कितना मिला के हो जाएगा? 5। ये तो आप थोड़ा रफ में करना, यही मत करना, यही करोगे तो कचरा हो जाएगा। लेकिन हाँ अपने पास जगह नहीं है तो अपने को यही करना पड़ेगा। ये तो देखो 4 आ गया, ये भी देखो 4 आ गया, और यहाँ कितना आ गया? 6 3 9 आ गया, 7 3 10, 2 और कितना हो गया? 12 12 हो गया ना, और 5 2 7 और कितना हो गया आपके पास? 8। कितना आ गया? 8। आए अगेन, ये देखो आपको करना ही पड़ेगा, ये इसका कोई दूसरा वो नहीं है। अगेन आपको 288 से गुना करना पड़ेगा। गुना कर दो, 8 सौ कितना हो जाएगा? 32। हाथ में कितना आ जाएगा? 3। 8 सौ के 32 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास? 35। हाथ में अगेन आ गया 3। 9 8 72, 3 75। हाथ में कितना आ गया? अगेन 7 आएगा, नहीं 9 8 72 और 3 कितना हो जाएगा? 75। 7 8 दूनी 16 और 7 23, 88 64 64 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 66। देख सकते हो इसी तरीके से डेटा आएंगे आपके पास। अगेन करने की जरूरत नहीं है, फिर से आप थोड़ा स्मार्ट प्ले कर लो, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। फिर 2 टाइम गुना करना है तो देखो 44 दूनी कितना हो जाएगा? 88। 29 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास? 58 हो जाएगा ना, और 8 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास? 16। कितना हो जाएगा? 16। है ना गुना बहुत लंबा। लेकिन देखिए जब मैं अगर गुड फीड नहीं कर रहा हूं तो आपको भी नहीं करना चाहिए, आपको भी इसको सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 5 5 10 और 8 18, 5 3 8 और 8 16, 1 17, हाथ में 1, 8 3 11, 6 17 और 1 18, हाथ में 1, 6 6 12 5 17, 1 18, हाथ में 1, 6 6 12 1 13 और 1 के आगे कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 2। डन। चलिए आपका तो इसका क्यूब हो गया, बगल वाले का तो क्यूब है ही सही। अब आप यहाँ पर क्या कर लो? आप यहाँ पर कायदे से लिख लो 2 3 8 8 7 8 7 2 और इंटू कितना हो गया? 10 की पावर माइनस का 30 और बगल में क्या आ चुका आपके पास? सेंटीमीटर क्यूब आ गया ना। सही है आंसर। चलिए अब दिमाग में आता है कि सर इतना बड़ा डिजिट है, थोड़ा ध्यान से देखना, इतना बड़ा डिजिट है, इसको क्या कुछ हम आइटरेट नहीं कर सकते, मतलब कुछ तो हम इसको शॉर्ट नहीं कर सकते क्या? देखिए शॉर्ट कैसे कर रहे हैं यही एक्चुअली मेरे को आपको सिखाना था, इस वजह से हमने ना आपको एक्चुअली इसको कैरी नहीं करा, हम इसको लेकर के चले और सारा गुना दिखाया। एक छोटा सा काम कर लो, इसको ना शॉर्ट बना सकते हो। शॉर्ट कैसे बना सकते हो? थोड़ा ध्यान से देखना।
लगातार यहाँ पर क्या है भैया 8 8 8 8 है, ऑलरेडी आप 10 की पावर माइनस के 30 में घूम रहे हैं। डन। आप क्या कर लो, आप यहाँ से कुछ जीरो को यहाँ उधार दे लो, डेसिमल के फॉर्म में ले आओ, दशमलव के फॉर्म में ले आओ। ये काम तुमको बचपन में करना जरूर सिखाया गया होगा। क्या बोल रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए, ये इतना बड़ा हो चुका है, फर्दर अगर आप इसको कैरी करोगे और बड़ा होगा तो आप इसको कुछ तो 2 पॉइंट समथिंग लिख सकते हो, कुछ तो 2 पॉइंट समथिंग आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखिए। ये वाला काम देखो, कहाँ डेसिमल देना चाहते हो, चाहो तो आप यहाँ दे लो, नहीं यहाँ दे लो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से कहीं पे भी आप डेसिमल दे लो, आपका काम हो जाएगा। करो चलो जरा हम यहीं पर ही लिखते हैं। और ये चीजें आपको सिखाई गई होंगी साइंटिफिक नोटेशन में 11th क्लास के पहले चैप्टर में, कि किसी भी टर्म को ना आप n इंटू 10 की पावर n के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो नंबर 1 से लेकर 9 तक के करीब होना चाहिए, बड़ा वाला जो n होता है वो। चलिए कोई नहीं, अब देखिए जरा बहुत ध्यान से। अब हम ना क्या कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब मेरे को ना यहाँ जीरो डालना है, कहाँ जीरो डालना है, यहाँ डेसिमल डालना है एक्चुअली। तो बताएं कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7। आप क्या कर लो, अपने मन से इसको ना 1 2 3 4 5 6 और 7 जहां जहां पे डिजिट लिखा है ना, उसी के नीचे हमने जीरोस डाल दिए। उसी के नीचे हमने क्या डाल दिया, उसी के नीचे हमने जीरोस डाल दिया। अब अपने मन से आपने क्या करा, 7 जीरो से अगर आपने भाग करा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 7 जीरो से गुना भी तो करना पड़ेगा। इधर आप ये पूरा लिखिए, यानी तो 10 की पावर 7 लिख दे, बात तो बराबर है ना, बराबर। अब देखिए 10 की पावर माइनस का 30 और 10 की पावर 7, ये दोनों तो आप एक साथ ले जाओगे। इस जीरो को क्या करो, इस जीरो को उठा के यहाँ डाल दो, कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। क्या बन जाएगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना। और देखो पेशेंस तो रखना पड़ेगा यार, कोई इलाज ही नहीं है इसका, क्योंकि कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। और मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आप आगे आने वाले चैप्टर्स में भी खुद करें, करना पड़ेगा। ये पहला आपका ऐसा वाला है, और इस वजह से मेरे एंड से पूरी कोशिश है कि मैं आपके सामने कैलकुलेशन करूं। आए देखें कि किस तरीके से बनेगा। अब आपका ना सारा जीरो एडजस्ट हो जाएगा, तो एडजस्ट होने के बाद आपका ए क्यूब कितने के बराबर आ जाएगा, ए क्यूब बराबर आ जाएगा, सब जीरो को यहाँ डाल दो। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, 2.3 2.3 8 8, फिर क्या आ जाएगा 7 8, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास 7 2 इंटू 10 की पावर, बताएं यहाँ माइनस का 30 और प्लस का 7 है, तो कितना बचेगा, माइनस का 23 बचेगा। बगल में आपके पास सेंटीमीटर क्यूब भी आप चाहो तो लगा। क्या ये जीरो एडजस्टिंग आपको समझ में आ रहा है? इसमें बहुत छोटी छोटी चीज है, इसमें केमिस्ट्री में तो कम, फिजिक्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि लगभग हर चैप्टर में ही आपके न्यूमेरिकल, ये छोटे मोटे कैलकुलेशन है जो कि आपको आनी चाहिए। अब देखिए ये लिखने से फायदा क्या हुआ, बहुत ध्यान से देखना। आप एक बात का 2.3 तो ठीक है, अब आप एक बात है, यहाँ पर 8 है, बगल में फिर 8 7 8 वाला ही टर्म है। क्या आप इसको राउंड ऑफ करके, बहुत ध्यान से देखो, क्या आप इसको राउंड ऑफ करके 2.39 नहीं लिख सकते हैं? क्या इसका राउंड ऑफिंग समझ में आया कि हम किस तरीके से राउंड ऑफ कर रहे हैं? 2.39 और इंटू कितना बन गया आपके पास 10 टू द पावर माइनस का 23, और आगे क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये तो क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल निकल के आ गया। डन। चलिए वॉल्यूम आपने निकाल दिया एक यूनिट सेल का, कितने यूनिट सेल का निकाला है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाला है। अब आप एक बात बताओ, इस 208 ग्राम में, बहुत ध्यान से सुने, इस 208 ग्राम में ये क्वेश्चन कौन सा चल रहा है वो भी मैं आपको लिख देता हूं। ये 1.3 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 1.3 की बात कर रहे हैं, जो कि आपका है सॉल्ट एग्जांपल। क्या है आपका, सॉल्ट एग्जांपल है। ये करवाना जरूरी है क्योंकि आपको डेंसिटी को अच्छे तरीके से फील करना है, तो ये क्वेश्चन आपके कॉपी में होने चाहिए। डन। चलिए, हो सकता है कुछ बच्चों को एनसीईआरटी से समझ में ना आए, इसीलिए हम आपको इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। ध्यान से देखना। अब एक बात कहो, ये तो आया आपके एक यूनिट सेल का वॉल्यूम, आया ना, आ गया ना। चलिए अब आप एक बात कहो कि लाइक इस 208 ग्राम आपके पास जो भी मास है, इस मास को होने के लिए कितने वॉल्यूम की नीड पड़ेगी, मतलब सॉलिड रहे या लिक्विड रहे या गैस रहे, कुछ ना कुछ तो जगह ऑक्यूपाई करता है ना। तो जब अगर आपके पास 208 ग्राम मास होगा तो वह कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, कितना जगह घेर रहा होगा, कितना आयतन घेर रहा होगा, वो भी तो कुछ ना कुछ फिक्स होगा। सर वो कैसे निकालेंगे, सिंपल, आपको डेंसिटी तो दे रखा है। क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, अगेन आप आगे लिख सकते हैं ऑल्सो डेंसिटी बराबर आप क्या जानते हो, आप जानते हो मास और अपॉन में वॉल्यूम। मैंने आपको बोला था ना, ये तो यही वाले पोर्शन से ही सॉल्व हो जाएगा, उधर वाले पर तो जाने की जरूरत ही नहीं। डन।
बताएं डेंसिटी बराबर क्या लिखा है यहाँ पे, मास और अपॉन में वॉल्यूम। अब आप एक बात बताओ, आपको क्या निकालना है, आपको वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम निकालना है कितने का, 208 ग्राम, मतलब कितना टोटल बड़ा वाला वॉल्यूम कितना होगा। मास बताएं कितना दे रखा है आपको, मास दे रखा है 208 ग्राम, और अपॉन में बिल्कुल यूनिट लेके चले, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कितना है आपके पास 7.2 ग्राम, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब आप एक बात बताओ, क्या ये ग्राम से ग्राम कटेगा और ये सेंटीमीटर क्यूब कहां उठ के चला जाएगा ऊपर, और वॉल्यूम का भी यूनिट क्या होता है आपका सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। आए जरा तो आपका कितना बनेगा, यहां से बन जाएगा 208 और अपॉन में कितना आ रहा है 7.2, और आगे लगा दो आप सेंटीमीटर क्यूब, आगे क्या लगा देना आपने को, सेंटीमीटर क्यूब लगा देना। डन। तो ये कौन सा वॉल्यूम आपका निकला, ये निकला कि जब 208 ग्राम मास होगा तो वह कितना जगह घेर रहा होगा, तो भाई साहब आपका इतना जगह घेर रहा होगा। चलिए इसको भी हम आगे आपके लिए और सॉल्व कर देते हैं। इस डेसिमल को उठाएं, आप यहाँ पे जीरो डालें। देखो आप आराम से मेरे इन सभी आइट्रेशन की टेक्निक को बिल्कुल कॉपी कर लो, अगले भी सवाल में आप इस तरीके से लगा के अपने कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन मेरे लिए से आसान हो रहा है, ये आपको आपके लिए का सधा हुआ होना चाहिए, उसके लिए आपको कॉपी और पेन निकाल के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टार्टिंग टाइम में आपके आंसर में और एनसीईआरटी के आंसर में नो डाउट कुछ ना कुछ तो अलग आएगा, बट कोशिश करना जो भी आप आइट्रेशन कर रहे हो वो क्लोजर वैल्यू हो। एग्जैक्ट वैल्यू तो देखो एनसीईआरटी को भी पता है, आपके एग्जामिनर को भी पता है कि आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े डेटा है। अभी आपने अप्रोक्सीमेट कराया तो हो सकता है आपके आंसर में 1 या 2 पॉइंट का आगे पीछे हो जाए, होगा ही होगा, वो तो फैक्ट है, समय क्यों नहीं होना है, बिल्कुल ही होगा। बट क्या कर सकते हैं आप और हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब बिना कैलकुलेटर के तो ये सवाल आप एक्यूरेटली नहीं सॉल्व कर सकते। हाँ, प्रोसीजर आपके एग्जामिनर आपसे चेक करता है कि हाँ जी साहब जी आपने ये लिखा नहीं लिखा, आपने वॉल्यूम निकाला नहीं निकाला, फिर आपने आगे की चीजें कोरिलेट करी नहीं करी, ये चीजें एग्जामिनर जरूर देखता है। तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपके बोर्ड में कैसा है, यही बस मायने रखता है, और इसी पर ही अपने को फोकस करना है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डन। आए देखिए जरा, अब आपको हम इसको भी कट करना सिखाते हैं। देखिए ये आपका कटेगा, पहले कितने से कटेगा, 2 से काटोगे तो 36 पे कटेगा, और ये किस पे कटेगा 1040 पे कटेगा। चलो ये 1040 पर भी आपने काट दिया तो 2 सेकंड ये जीरो नहीं दिख रहा, फिर ये कटेगा कितने से 18 से, और फिर ये कटेगा कितने से बताना जरा, 2 से कटाइए 18 टाइम पे, और 2 से इसको काटोगे तो कितना बचेगा, ये तो कर ही सकते हो, 520 गुना 1040 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 520 आप और कट कर दो, 2 से काट लो 9 टाइम में, 2 से काट लो 260 टाइम, सही है। अब आपको तो सिंपल काटना ही पड़ेगा, तो आपका वॉल्यूम क्या निकल करके आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्या 208 ग्राम एलिमेंट। इतना ग्राम एलिमेंट का समझते भी रहना बहुत जरूरी है। कितना आ रहा है, काटिए, अब इसको 9 से काटो तो 9 यही होता है 27, 9 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 18, 8 और 8 मिला करके कितना होगा 16 होगा ना। चलो आपको ज्यादा दिक्कत आता है तो चलो हम आपके लिए ये वाला ही कर देते हैं मेथड, ये वाला मेथड तो सबको पता है। 9 से काटे तो कितना मतलब है 2, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 18, और यहाँ क्या आ जाएगा 8, और आगे लग जाएगा 0। अब कितना होता है 9 नमा 81, कितना होता है 9 नमा 81, लेकिन 9 अठे पे ही कटेगा, 9 अठे कितना हो जाएगा 72, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 8 आएगा। अगेन अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, अगेन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा डेसिमल, तो यहाँ डालना पड़ेगा 0। 9 नमा अगेन कितना हो जाएगा 81, तो 9 अठे कितना घटेगा 72, मतलब 28.8888 करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा, एंड आपका अल्टीमेटली वॉल्यूम कितना आ गया 28.8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। क्या ये वॉल्यूम समझ में आ रहा है कि इतना वॉल्यूम क्यों आ रहा है, सही है। 208 ग्राम सबस्टांस है तो ऑब्वियसली कुछ कंसीडरेबल तो वॉल्यूम वो जगह तो घेरेगा ही, जो कि आपको दिख भी रहा है 28.8 सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि सही है। डन। अब ये हिसाब समझो क्या, अब आप एक बात बताओ, करना क्या अपने को, सोचना क्या है, उस पर अपना फोकस करते हैं। आपके पास बड़ा वाला वॉल्यूम ये है, डन। आपके पास एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है 2.39 इंटू 10 की पावर कितना है भैया -23, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है। और ऐसे ही जैसे आपके लाखों करोड़ों यूनिट सेल मिल जाएंगे, अब एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, अब लाखों करोड़ों यूनिट सेल का वॉल्यूम पूरा का पूरा जगह होगा तो बड़े वाले वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझिए जरा। आपके पास 100 चॉकलेट है, सॉरी आपके पास 100 रुपए है, डन। एक चॉकलेट का दाम 10 रुपए है, आपके पास 100 रुपए है
और एक चॉकलेट का दाम कितना है भाई साहब 10 रुपया है। अब अगर हम आपसे पूछे कि कितने टोटल चॉकलेट आपके हो सकते हैं, देखो बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर 10 दाई 100, 10 दाई 100 भी हिट एंड ट्रायल में मारा। उल्टा क्या करोगे, 100 रुपए को भाग कर दोगे आप कितने से 10 रुपए से, कटेगा तो नंबर पता पड़ जाएगा क्या कि नंबर उतने कितने चॉकलेट आपके मिलने वाले हैं। डन। सेम वही वाली बात कि बड़ा वाला वॉल्यूम आपके पास इतना है और एक छोटे का वॉल्यूम आपको दे रखा है। ये रहा आपका 100 रुपया और ये रहा आपका एक चॉकलेट का रुपया। देखो दोनों का यूनिट सेम है। जब अगर आप इन दोनों को भाग करोगे तो आपको क्या पता पड़ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यों निकाल रहे हो आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल, क्यों निकाल रहे हो आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। आपको सवाल में क्या पूछा भैया, आपको सवाल में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। और एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है 208 ग्राम एलिमेंट में, आप क्या निकाल रहे यूनिट सेल। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कि आपका लैटिस कौन सा है, बताइए आपका लैटिस कौन सा है। आपका लैटिस है बीसीसी, है ना। और आपको पता है एक यूनिट सेल में कितना एटम होता है, बीसीसी में एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 2 होते हैं ना। और आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल आपके पास कितने हैं। क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही है, आपको कुछ तो हिंट दे रहा होगा। अगर आपने निकाल लिया कि आपके पास इतने नंबर ऑफ यूनिट, मान लो लेट से 5 यूनिट सेल आपके बराबर का वॉल्यूम कवर कर रहा है, लेट से 5 तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू होगा। डन। अब आपको पता है कि एक एक यूनिट सेल में 2-2 एटम है और 5 मतलब कितना, टोटल नंबर ऑफ एटम आपका निकल जाएगा 5 दूनी 10। क्या ये बात समझ में आ रहा है, क्यों निकाल रहे हैं हम यूनिट सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको एक बार ही पता पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आपका एक बार ही निकल गया टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, आप आराम से बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा। क्यों, कैसे से, क्योंकि आपको पता है कि लैटिस कौन सा आपका बीसीसी। बीसीसी माने क्या, एक यूनिट सेल में कितने एटम, 2। तो ये तो कंफर्म है ना, अगर एक यूनिट सेल में 2 एटम तो टोटल नंबर ऑफ एटम पता पड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या डेटा चाहिए, उससे पहले आपको चाहिए नंबर ऑफ यूनिट सेल। आप आगे लगा दे, इसीलिए नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, बताओ नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा। बड़ा वाला वॉल्यूम आपके पास कितना है, बड़ा वाला वॉल्यूम है आपके पास 28.8। कितना है भाई साहब आपका 28.8। ये आपका 100 रुपया। डन। अब इसको आप भाग कर दो किससे, एक चॉकलेट के प्राइस से। कितना एक चॉकलेट का प्राइस भैया 2.39। और आगे आप यूनिट तो जरूर लिखें, इनटू 10 की पावर कितना है भाई, 10 की पावर माइनस का 23 है। और आगे भी क्या लगाओगे, सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब से आपका सेंटीमीटर क्यूब कट गया, कट गया। जैसे ही कटेगा आप क्या बचेगा, यूनिट लेस बचेगा, मतलब आपके पास क्या बच रहा है, एक नंबर बच रहा है। क्या बच रहा है, एक नंबर बच रहा है। आए जरा इस नंबर को भी हम निकाल लेते हैं, फिर तो हम बड़े आराम से कमेंट कर देंगे कि लाइक कितना आपका यूनिट सेल बनने वाला है। जस्ट बगल में लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा। एक चीज बड़े ध्यान से देखना, यहाँ 10 की पावर माइनस का 23 है। क्या है, 10 की पावर माइनस का 23 है। ये जो कि ऊपर उठ के जाएगा तो क्या बना लेगा, पहले भी हमने आपको बताया 1/x² है, ऊपर जाएगा तो क्या बनता है, x की पावर माइनस का 2 बनता है ना। वैसे ही अगर आपके पास 10 की पावर माइनस का 23 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर प्लस का 23 बन जाएगा। यहाँ की बात करो तो कितना आ रहा है 28.8 और अपॉन में कितना आ रहा है आपके पास 2.3 और 9। कितना आ रहा है 2.39। अब आपको इसी डेटा को तो सॉल्व करना है, एक बार सॉल्व हो जाएगा आपका काम हो जाएगा ना। आए जरा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अभी एक काम कर लो, आप सभी जीरोस को निकाल लो वहां से, क्योंकि फिर डेसिमल वाला भाग करना सही नहीं होगा आपके लिए। डन। आप क्या कर लो, सभी डेसिमल को बाहर निकाल दो। बाहर कैसे निकालते हैं, देखिए ये डेसिमल उड़ेगा तो यहाँ आएगा 10 आएगा, ये डेसिमल उड़ेगा तो ऊपर में कितना जाएगा, ऊपर में जाएगा 100। एंड एक जीरो से आपका एक जीरो और कट भी जाएगा। अब आप देख भी रहोगे ये 10 है और ये 10 की पावर 23 है, ये दोनों मिलेगा तो 10 की पावर 24 अल्टीमेटली आपका बन जाएगा। और इधर आपके पास क्या डेटा आ गया, इधर आपके पास डेटा आ चुका है 288 और अपॉन में 239 और इनटू 10 की पावर कितना आ चुका है आपके पास 24। डन। चलिए अब आप एक बात बताओ, अब ये 239 है और ये कितना है 288 है। अब इसको भाग करना पड़ेगा।
क्या करना है, भाग करना है ना भाग। स्टार्ट करें जरा, कैसे करेंगे भाग यहाँ पे। अब इसको तो आपको कहीं रफ में लेकर के जाना होगा, चलो कहाँ रफ कर ले हम यहाँ पे, यहाँ इस छोटे से वाले गोले में ना हम इसका रफ कर लेते हैं। यहाँ जगह बचा है इसलिए हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं बच्चों, आप अलग से कॉपी में कर लेना इसका रफ। 239, देखो ये सबके सब हैं बड़े दिमाग खराब करने वाले गुना की वजह से बस, बाकी तो ऐसे बहुत मजा आता है इसको करने में, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा बच्चों। इस चीज को बस समझना, आज की वीडियो का मेन मोटो ही मेरा यही है कि हम आपके सामने क्या गुना करके दिखाएं, ताकि आपको ये लगे कि अगर सामने वाला बंदा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आप भी कर सकते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं और इनकी वजह से ही जो लोग बायो लिए हैं उनको लगता है कि यार न्यूमेरिकल तो बड़ा टफ है यार। कहाँ टफ है यार बताओ, ऐसे गुना करना टफ है? आप तो बचपन से ही गुना करते आ रहे हो, कर रहे हो ना बचपन से गुना। बचपन में आपके जब कभी भी आप ट्यूशन में जाते होंगे या फिर आप घर पे कभी कोई ट्यूशन टीचर पढ़ाने आता होगा, ऐसे तो कुछ तो अंडरस्टैंड अपने मन से वो लिख देता होगा आपकी कॉपी में, जो कि आपका होमवर्क हुआ करता था और बड़े पीटना था कल्ला करके अगर आप ये नहीं करके रखते थे। चलिए अब उसी स्किल का यूज करते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई, यहाँ तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक मरतबे कटेगा सबसे पहले, यहाँ आ जाएगा 239, 18 में से 9 गया कितना हो जाएगा 9, और ये कितना बचेगा 7, 7 में से 3 गया कितना हो गया 4। फिर आपका क्या डलेगा, डेसिमल, बताया डलेगा, डलेगा ना। जैसे ही डेसिमल डलेगा तो आगे क्या बनेगा, यहाँ पे 0। अब 239 को देखो, अब अगर कोई मेरे से बोले तो थोड़ा सा देखो दिमाग से भी हम यहाँ पर सोच लेते हैं। 239 है, 240 होता तो 240 का तो डबल सबको पता है, कितना हो जाएगा आपका 240 का डबल, सर 480, क्या 24 दूनी 48, 480, 480 हो जाएगा। कब, जस्ट डबल पे। ये कितना है 490, मतलब 10 और ज्यादा है, तो कम से कम तो सर 2 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा, 2 टाइम तो जाने वाला है, और 480 होता लेकिन 1 कम है, तो ये 480 की जगह पर कितना बनेगा 478 बनेगा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 12। कितना आ जाएगा आपके पास 12। भाड़ में गया, अब इसके आगे आप फिर से 0 डालो, वो निकालो, कुछ भी करो, आपको डेसिमल के बाद एक डिजिट तो पता पड़ गया ना। डेसिमल के बाद एक डिजिट तो अपने को अच्छे से पता है ना। हाँ, अब ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला कि जस्ट 5, 6, 8, 9 के क्रॉस में जाएगा, ऐसा भी नहीं हो रहा। अब तो आपका क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो कि 1.2 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻²4। इतने आपके नंबर ऑफ यूनिट सेल आ चुके हैं। और बच्चों ये केवल नंबर ऑफ यूनिट सेल नहीं है, आपका ये आंसर भी आ गया। कैसे से आ गया आंसर, एक चीज 2 सेकंड मेरे को थोड़ा कंफर्म करने दो कि वीडियो में वाला क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा। 2 सेकंड रुकिए। हाँ जी साहब, आ तो रहा है, अच्छे से आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका क्या गया, नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब आप क्या लिखोगे, एक लास्ट लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस इट इज अ बीसीसी लैटिस। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, सिंस इट इज अ बीसीसी लैटिस, since it is a BCC lattice and for this, और इसके लिए we know there is 2 एटम। कितने एटम होते हैं भैया, 2 एटम होते हैं इन अ यूनिट सेल। इन अ यूनिट सेल होते हैं ना, 2 एटम होते हैं एक यूनिट सेल में। तो आप क्या बोल सकते हो बताओ, आप क्या बोल सकते हो बताओ। हेंस आपको पता है कि एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 2, तो इतने यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, जस्ट 2 से गुना करना पड़ेगा। हेंस द टोटल, यही तो आपका सवाल था। देखो उसी लाइन में हम आंसर को लिख भी रहे हैं और ये भी लिखना आना चाहिए। हेंस द टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी, कितना हो जाएगा बताओ, विल बी कितना हो जाएगा बताएं जरा, 2 गुना हो जाएगा आपके पास जितने आपके यूनिट सेल हैं। कितने यूनिट सेल हैं आपके पास, 1.2 इंटू 10 की घात कितना है 24, इतने यूनिट सेल है, तो बन के कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻24। इतने आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम दैट इज प्रेजेंट इन व्हाट आवर, दैट इज प्रेजेंट इन 208 ग्राम योर एलिमेंट। डन। एक बार फिर से सवाल को पूरा देख लेते हैं ताकि आपका यहाँ वाला कंसेप्ट काफी कायदे से क्लियर हो जाए। हमने आपके सामने जानबूझ के कैलकुलेशन करा कि देखो उतना भी टफ कैलकुलेशन नहीं है जितना अपने को देखने से लगता है कि बाप रे बाप इतने गंदे डेटा को कैसे से लेकर देगा। सही है, आए स्टार्ट करते हैं सवाल को फिर से। 2 सेकंड, तो छोटा सा कीड़ा बैठा है। हाँ जी साहब, देखिए क्या है आपका सवाल। आपको दे रखा है बीसीसी लैटिस है, एक बार फिर से सुनते हैं। आपको दे रखा है बीसीसी लैटिस है जिसका साइड लेंथ ये है और डेंसिटी क्या दे रखा है, डेंसिटी आपको दे रखा है 7.2।
क्या दे रखा है 7.2। पूछा क्या गया आपसे कि 208 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे। क्या पूछा गया है 208 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ये आपसे पूछा गया। डन। चलिए जब अगर आपसे पूछा है 208 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बड़ा सिंपल कि आप क्या सोच सकते हो, आप कैसे स्टार्ट करोगे। आप स्टार्ट करोगे कि देखो आपको एक साइड के लेंथ का पता है, अगर साइड के लेंथ का पता है तो आप यहां से क्या निकालेंगे, आप यहां से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, उस एकक कोष्टिका का आयतन आप निकालेंगे। एक बार जहां आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब निकल गया, अब आप एक बात बताओ, आपका मास इतना दे रखा है, डेंसिटी इतना दे रखा है, इन दोनों के डेटा को यूज करके आप इतने मास का कितना वॉल्यूम होगा वह आप निकाल लोगे। इतने मास का कितना वॉल्यूम होगा वो डेटा आपको क्या कर देना है, वो डेटा आपको निकाल लेना है। निकालिए, मतलब इतने मास और डेंसिटी, चाहे मास कम भी हो या ज्यादा हो, डेंसिटी तो यही रहने वाला है, तो कम भी मास रहेगा तो भी आपका अल्टीमेटली कितना निकलेगा, तो भी आपका अल्टीमेटली डेंसिटी तो वही रहेगा, अकॉर्डिंगली वॉल्यूम आपका चेंज हो जाएगा। तो आपका यहाँ वाले सवाल के लिए वॉल्यूम कितना आ गया 28.8 सेंटीमीटर क्यूब। आपके एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है आपके पास 2 सेकंड में, ये माइनस का 23 बनेगा, थोड़ा सा करिए। हाँ, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है आपके पास 2.39 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23, 208 ग्राम एलिमेंट का वॉल्यूम ये है। इससे आपको क्या पता पड़ेगा, इससे आपको पता पड़ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल। क्या पता पड़ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल, कितने टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट सेल आपके पास है। एक बार जहां आपको नंबर पता पड़ गया और आपको पता है कि यह लैटिस चूंकि अगर बीसीसी का है तो आप यहां से ये बता सकते हो कि एक यूनिट सेल में सर 2 एटम होते हैं, तो इतने यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, फटाफट निकल जाएगा। तो इस सवाल का बेसिक मोटो क्या था, एप्लीकेशन पार्ट था, आपके कैलकुलेशन का एप्लीकेशन कह लो, आपके कंसेप्ट का एप्लीकेशन कह लो, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात क्या, आप इस सवाल को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जो तरीका आपने 11th क्लास में पढ़ा था। फिर कहां पढ़ा था भाई, 11th क्लास में पढ़ा था। फटाफट आप इसको कॉपी कीजिए, हम बस उस तरीके का मेथड आपको बता देते हैं, बस मेथड बता देते हैं, एंड देन आफ्टर हम मूव करते हैं अपने अगले सवाल पे। इसको पहले आप नोट कीजिए। कर लिया क्या नोट, चलिए बढ़े आगे आए। हम इस सवाल को दूसरे मेथड से भी करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था। कहां पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था। फिर आप सोचोगे कि सर क्लास 11th में ऐसा क्या पढ़ लिया था सॉलिड स्टेट के बारे में, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आया। चलिए हम आपको रिकॉल करवाते हैं, आपको अपने आप याद आ जाएगा। हाँ, ऐसा तो कुछ तो लास्ट टाइम पे केमिस्ट्री वाले सर ने मेरे को बताया था। मेरी गलती है कि मेरे दिमाग से ये चीजें स्किप हो गई और हमें समझ में नहीं आया। वैसे से जब हम 11th क्लास में होते हैं या फिर 11th क्लास वाले बच्चों को बता रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि सॉलिड स्टेट का डेरिवेशन वहीं करा दो, ताकि बच्चे जब 12th में आए तो उनको साफ ही दिक्कत नहीं हो, वो तो कहें कि हाँ यार ऐसी चीजें तो है, और वह बार बार ये प्रेशर डालते हैं कि बच्चों ये 12th क्लास में आएगा आपका। डन। आए जरा क्लास 11th की बात करते हैं। देखो हमें तो सर इतना कॉमन सेंस लगाने नहीं आता। क्या भैया, इतना कॉमन सेंस तो लगाने सर नहीं आता। आपने मेरे को जो डेंसिटी का फॉर्मूला बताया है, हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जो डेंसिटी का आपने फॉर्मूला बताया है उसी डेंसिटी के फॉर्मूले को यूज करें जरा यूज। आए, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था Z, और इनटू क्या बताया था M, और अपॉन में क्या बताया था AQ, और इनटू क्या बताया था N। गलती होगी, AQ तो रहने ही देता मैं। डन। चलिए अभी आपने AQ निकाल, अच्छा इस फॉर्मूले में देखो आपको क्या नहीं पता है, इस फॉर्मूले में देखो आपको क्या नहीं पता है, बताएं सर। इस फॉर्मूले में तो मेरे को बस एक ही चीज नहीं पता, उस अननोन एलिमेंट का मोलर मास। क्या नहीं पता आपको, मोलर मास नहीं पता है। और ये तरीका कंपैरेटिवली ज्यादा आपको आसान भी फील होगा। आपको क्या नहीं पता है भाई, मोलर मास नहीं पता है, इसीलिए ये सवाल मेरा डील करना हो रहा है कि बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर छिपे हुए। डन। आए, अब अगर मोलर मास नहीं पता है तो लास्ट क्लास में तो सर आपने मेरे को ये लिखना भी सिखाया था कि मोलर मास को तो सर कर देते हैं एक साइड, बाकी सभी तरफ उसको घुमा के जाने देते हैं दूसरे साइड। तो D और इंटू AQ, और इंटू क्या हो जाएगा आपके पास Na, और अपॉन में कितना हो जाएगा Z। आपको Z भी पता है, BCC के लिए Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। यहाँ डेंसिटी का वैल्यू डाल दो 7.2। AQ अगे भी आपने निकाला था 2.39 इंटू 10 टू द पावर कुछ तो था, एग्जैक्टली तो ध्यान भी नहीं आ रहा, इंटू 10 टू द पावर आप तो कह लो कितना डाला था, 7 घटा था ना, 23 था शायद से। 10 23 माइनस का 23 डाल दो,
और बगल में Na भी पता है आपको 6.022 इंटू 10^23। और देखो दोनों का दोनों 23 कट जाएगा। इसके लिए भी आपको हमने लास्ट टाइम पे उसको 23 तक की गाड़ी में घसीट के लेके आया। बात समझ में आ रहा ना कि दोनों 23 कट जाएगा। न्यूमेरिकल पर्पस पे 6.022 को आप 6 इमेजिन कर सकते हो, वहां आप केवल और केवल 6 लेके भी आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आपको क्या पता पड़ जाएगा, यहां से आपको पता पड़ जाएगा उस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास। क्या पता पड़ जाएगा? मोलर मास। और याद कीजिए 11th क्लास का वो लेक्चर जहां आपको मोल कॉन्सेप्ट में ऐसे क्वेश्चंस निकालने सिखाए गए होंगे कि आपको नंबर ऑफ एटम पता है एंड जहां आपके मास ये दे रखा है। आए जरा छोटे से में बस आपको बता दे रहे हैं, नंबर ऑफ एटम निकालना है। याद आप आ भी रहा होगा कि मोटा मोटी इंडिया में हर जगह ऐसे ही बताते हैं कि बीच में क्या लिखा होता है? मोल। ऊपर में क्या लिखा होता है? द्रव्यमान की मात्रा। क्या लिखा रहता है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। डन। चलिए, और एक और यहां पे लिखा रहता है परमाणु की संख्या। यही तो होता था, याद आ रहा है ना? कणों की संख्या होता था, लेकिन कणों में अपने काम का क्या है? अभी चूंकि तत्व हमारे पास है, मेन जो क्वेश्चन है उसमें तत्व की बात करी है, तो तत्व के लिए क्या डिफाइन होता है, क्या परिभाषित होता है? परमाणु। तो परमाणु की संख्या तो देखो, चलो उसके लिए ना मैं आपको यहां लिख देता हूं, यह आपका बन गया परमाणु की संख्या, बना। आए जरा ये बातें आपको इसके जस्ट बाद इस तरीके से कनेक्ट करना सिखाया होगा कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस से, द्रव्यमान की मात्रा से अगर मोल निकालना है तो भाग किससे करना पड़ता है? मोलार मास से। क्या याद आ रहा है आपको? आ रहा है ना? आप उसके बाद किससे उसको भाग कर दें? उसको तो मोलार मास से आप भाग कर दें। कर दिया भाग, क्या निकल गया आपका? मोल निकला आपका मोल। और एक बार ही जहां आपका मोल निकल गया तो अब आप एक काम कर लो, इस मोल को गुना कर दो, कितने से गुना कर दो आप? Na से। कितने से गुना कर दो आप? Na से गुना कर दो। क्या निकल जाएगा आपका? परमाणु की संख्या आपको यहाँ पे निकल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये तो आपको थोड़ा डायरेक्ट और थोड़ा आसान लग रहा होगा। लास्ट वाला जो मेथड हमने आपको बताया था वो तो एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा था, लेकिन हम अपने एंड से बच्चों को यही ऑप्ट करते हैं कि लाइक देखो इस तरीके से आपका 11th भी बहुत अच्छे से रिवाइज होगा। डन। तो आप ये वाला तरीका अपनाएं। एनसीईआरटी काट नहीं सकता, एग्जामिनर काट नहीं सकता कि यार तुमने वो क्यों नहीं लिखा जो हमने एनसीईआरटी में समझाया। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तरीका आपका बिल्कुल सही है, आप निकालें। मेरे तो एंड से रिकमेंडेशन आप जरूर निकालें, दोनों के आंसर को कंपैरिजन करें, क्योंकि इस फॉर्मूला में क्या ही नहीं पता था? मोलार मास। अब किसी भी अननोन सॉल्यूट का मोलार मास पता पड़ जाएगा तो मास अपॉन मोलार मास तो सबको पता है क्या बन जाता है? मोल। और जैसे ही आपको मोल मिल गया तो उसमें आपको कितने से गुना करना है? आपको गुना करना है Na से। Na मतलब कितना? वही 6.022 into 10^23। एक बात। दूसरी बात, कैलकुलेशन के लिए हमारे एंड से एक और हिदायत, बहुत ध्यान से सुने। ये सारे के सारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस है बेसिकली, जहां लोग गलतियां करते हैं बोर्ड फर्स्ट पेपर कैलकुलेशन के मामले में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज उसके अंदर ये मत सोचना कि सबने ऐसा क्यों बोला, नहीं मेरी ऐसी आदत है, कैसी सी भी आदत हो यार। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को बचाएं, कि आप कभी भी कैलकुलेशन करना तो सारे कैलकुलेशन को लेकर के जाना लास्ट में। सारे कैलकुलेशन को लेकर के जाना कहां पे? लास्ट में लेकर के जाना। आपका काम क्या हो जाएगा? आपका काम हो जाएगा आसान। देखो जैसे हम आपको यहाँ पे अगेन थोड़ा हिंट दे रहे हैं कि आप एक बार भाग करोगे Na से। अभी देखो अगर आपने गुना कर दिया होता फिर तो देखो एक बार गुना भी तो करना है, तो देखो 2 Na तो आपके यूं ही कट जाएंगे। तो क्यों फर्जी 6.023 into 10^23 को लेकर चल रहे हैं? बात समझ में आ रहा है ना? तो आप सारे कैलकुलेशन आखिरी में करना, बस लिख के चलते चले जाना, वो कोई इश्यू नहीं है। तो देखो अगर हम आपको फाइनली लिखे यहाँ पे परमाणु की संख्या, तो देखिए हम आपको एक लाइन में यहाँ पर डायरेक्टली आंसर ही लिख सकते हैं इस सवाल के लिए। परमाणु की संख्या कितना होगा? नंबर ऑफ एटम निकालना है ना, तो नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा बताना जरा। मोल में किससे गुना करोगे आप? Na से। मोल कहां से निकलेगा? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस से। पता ना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कितना दे रखा है? 208 दे रखा है। और इसको आपको भाग किससे करना? मोलार मास से। मोलार मास क्या होगा आपके पास? ये कितना होगा? D और इंटू AQ और इंटू क्या भैया? Na और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास? Z होगा। ये आपका क्या निकला बताएं? ये तो सर आपका क्या निकल गया? ये तो सर आपका निकल गया मोल। मास और अपॉन में मोलार मास, देखो यही तो है आपका मोलार मास। बताएं, डन। निकल गया ना मोल आपका। अब मोल निकल गया, अब इसी में आपको कितने से गुना करना है? Na से गुना करना है। तो चलिए नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा? मोल को हटा दो आप, यहां पर तो सीधा लिख दो क्या? नंबर ऑफ एटम जैसे आप लिखोगे तो एक बार ये निकल गया, अब इसमें कितने से गुना करना होता है? Na से। अब आप इसको फिर से किससे गुना कर दो? आप Na से गुना कर दो।
कितने से गुना करना है? Na से गुना करना। आपका काम आसान हो चुका है। इस z को तो पहले जाने दो ऊपर, कहां जाने दो? ऊपर जाने दो। तो 208 गुना z, z भी तो आपको पता ही है, बीसीसी के लिए कितना z होता है? 2, और इनटू कितना हो जाएगा आपके पास? Na अपॉन में डेंसिटी का वैल्यू कितना दे रखा है, चलिए वो भी हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे 7.2। यूनिट जरूर डाल दीजिएगा, यूनिट डालने से आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इनटू ए क्यूब का एक वैल्यू शायद से कुछ तो ऐसा था 2.39, और इनटू 10 की पावर कुछ तो लाइक था माइनस का 23 अप्रॉक्स कुछ तो था, है ना? ये भी हो गया। और Na की बात करो तो देखो Na लिखने की जरूरत नहीं है, आपका Na से तो Na कट गया। आप बताएं कि ये तरीका आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है? यहाँ एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है, बस आपको ये 3-4 डेटा को सॉल्व करना है, मोटा मोटी उसी के आसपास में आएगा जैसा आपको लग भी रहा होगा, कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ पे नहीं। डन? तो इतना आज की तो इतना अभी के वाले क्वेश्चन के लिए काफी है, एक बार ही आप इसको जरूर करें। डन ना? चलिए हम आपको आगे की जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं कैसे से उसको करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल है, मतलब फ्लैट क्वेश्चन। फ्लैट क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फ्लैट क्वेश्चन कहने का मतलब वही पुट द वैल्यू गेट द आंसर। 4 चीजें 3 चीजें दे रखी हैं, एक चीज आपसे निकालना हुआ है। पहले वाले सवाल में थोड़ा दिमाग लगाना था, और एनसीईआरटी ने जो इसका सॉल्यूशन दिया है वो वाला जो मेथड था थोड़ा लंबा था। ये वाला मेथड तो मेरे को बहुत सही लगता है। क्यों? क्योंकि इस वाले में आप एक लाइन में रिवीजन भी होता है यहाँ पे, है ना? इस पे ज्यादा टेंशन मत लेना, सेकंड चैप्टर में अपन फिर से मूल पे बात कर लेंगे। एंड पैरेलली जब 11 का वीडियो बन जाएगा तो हम आपको बोल देंगे, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है मूल में तो आप क्या कर लेना, 11 के वीडियोस को दोबारा से आप देख लेना, आपका वहां से भी क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। देखिए कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आपका वीडियो बीच में ही पॉज हो गया था ऑलरेडी, चूंकि ये वीडियो का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो चुका है, सो दैट्स व्हाई बीच वाले क्वेश्चन को हम हल्का कट डाउन करते हुए 1.3 वाला जो 4 वाला जो क्वेश्चन था वो तो शायद से हमने आपको समझा दिया अच्छे से। सॉरी 1.3 वाला जो सॉल्व एग्जांपल था डन। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको 1.4 और 1.5 इन दोनों क्वेश्चंस के हमने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिए हैं। एक्चुअली ये लास्ट टाइम भी हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे उस टाइम पर भी सॉल्यूशन किया था, बट चूंकि वीडियो लंबा बन गया था इस वजह से ये चीजें थोड़ा ओमिट हो गया है। बाकी आप आगे आने वाले क्वेश्चंस में देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप देखना जरा 1.4 वाला जो क्वेश्चन आपका है उस सवाल में सिंपली आपको एफसीसी बता रखा है, ए के बारे में दे रखा है, बी के बारे में दे रखा है, ये सारी डेटा दे रखा है आपको, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको उसका एटॉमिक मास निकालना है। किसका? कॉपर का। आपको पता हो भी सकता है कि एटॉमिक मास का कॉपर का होता है 63.5, बट अगर एग्जामिनर सवाल पूछा है तो सीधी सी बात है आपको इन सभी डेटा को यूज करते हुए करना है। आप जानते हो डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है ना, और वहां से आपको क्या निकालना, अगर मोलर मास बोला है या फिर एटॉमिक मास बोला है तो आप क्या कर लोगे, आप बड़े आराम से यहाँ पे उसको क्रॉस घुमा करके जितने डेटा दे रखे हैं सब डेटा को आप यहाँ पे पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये वाले सवाल में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाली बात ना, कि 4 चीजें हैं, 3 चीजें आपको दे रखी है, 4थी चीजें आपसे पूछा है। डन। चलिए तो यह तो आ गया आपके पास, आपका हो गया 1.4। एंड एक छोटा सा रिकमेंडेशन है कि प्लीज आप वीडियो को पॉज करके 1.4 के भी सवाल अपने क्लास नोट्स में कॉपी जरूर करें। ये सारे अच्छे सवाल हैं, इसलिए इन सभी सवाल को यहाँ पे करवाने का मतलब बन रहा है। डन। आए फिर हम बात करें 1.5 वाले क्वेश्चन के लिए। तो 1.5 में बच्चों एक बात इन्हें यूज किया है, सीसीपी लैटिस। किसके बारे में यूज किया है? सीसीपी लैटिस के बारे में। अब अगर हम आपको सीसीपी लैटिस के बारे में बताएं तो वो कुछ नहीं होता, वह आपका एफसीसी ही लैटिस को उन्हें नाम दिया है सीसीपी लैटिस। अब ये कहां से आ रहा है सीसीपी? यह जस्ट हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, क्यूबिक क्लोज पैक, मतलब क्लोज पैकिंग ऑफ एटम, निबिड संकुलन परमाणु का, उस वाले टॉपिक के अंदर में हम इसको समझेंगे सीसीपी के बारे में। ऐसे सीसीपी का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, वह आपका सिंपल होता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। डन। क्या बोलता है अभी रहने दो, बस आप इतना जान लो कि सीसीपी का मतलब एफसीसी होता है, और क्या यूज करते हैं, जेड की जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, वहां पे 4 यूज कर लेंगे। इसी काम में तो आता है अपना, चाहे वो बीसीसी हो, चाहे वो सिंपल के भी, चाहे वो एफसीसी हो। सवाल में आपको एक का डेटा दे रखा है। अगर हम 1.5 वाले क्वेश्चन की बात करें, आप पढ़े उसको आराम से। वीडियो का चूंकि लेंथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा समय का शॉर्टेज है, और ये तीनों तो क्वेश्चन को हमें करना ही पड़ेगा इन हम। तो अगर हम बात करें ए के बारे में, तो ए तो आपको दे रखा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान है, आपको अलग से बताने की बहुत ज्यादा ऐसे जरूरत नहीं। आप इस बात को समझे, थोड़ा फाइट मारेंगे काम हो जाएगा। ए आपको लेंथ दे रखा है पिकोमीटर में, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में। इस सवाल में आपको एटॉमिक मास दे रखा है, जिसका यूनिट क्या होता है भैया, यू होता है एटॉमिक मास का।
और हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं मोलर मास का। अब एटॉमिक मास और मोलर मास में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंस तो होता है ना। तो एटॉमिक मास का यूनिट यू होगा, तो मोलर मास का जस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर मोल। क्या हो जाएगा आपका? ग्राम पर मोल। और यही चीज अपने काम में भी आती है। डले यहाँ तक आए। फिर बात करें सवाल में आपसे पूछा क्या गया? सवाल में आपसे पूछा गया डेंसिटी के बारे में। अब इसमें तो आपको घुमाने की भी जरूरत नहीं है, बाकी सारे डेटा आपको दे रखा है, बस सीधा आप उन डेटा को रखो और फाइनली आप अपना आंसर पालो। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? देखिए अगेन हम आपको फिर से बोल रहे हैं, कैलकुलेशन बहुत जरूरी पार्ट है आपका। क्या है भैया? बहुत जरूरी पार्ट है आपका। आपको ये चीजें आनी चाहिए और इसी एज में आप इन चीजों को सीख सकते हो। या आप ये मत सोचो कि आप आज के लिए सीख रहे हो, कल के डेट में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देने वाले हो आप उसके लिए अल्टीमेटली काम करो। डन? सही है ना? क्योंकि वहां पर आपका कैलकुलेशन फास्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर वहां कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं होगा तो मुश्किल पड़ेगा कि गिवन टाइम में आप सारे सवाल अटेम्प्ट कर पाए। डन? एक अच्छा मौका है, हम आपके साथ खड़े हैं। फर्दर अगर कुछ डाउट आता है तो आप जरूर मेरे को मैसेज करें, कॉल करें, हम आपको उस समय आपको जरूर कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे या साथ मिलकर फिर से ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्या जाना? डन? तो ए का तो हमने आपको बता दिया, पहले ही सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे ए क्यूब भी निकालेंगे और उस ए क्यूब का डेटा को यहाँ रखेंगे, आंसर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? 3 फर्दर क्वेश्चन देखे व्हाट ऑन द डेंसिटी ऑफ व्हाट आवर यूनिट सेल। एंड देन अगले वीडियो ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक से भी पहले, शायद से हम पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, पहले उस इंटेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफी है। एक बार आप इसको फिर से नोट कर लीजिए, जो आपका एग्जाम्पल 1.4 एंड 1.5